dear children, प्यारे बच्चों, how are you all doing? So here I am back with a new topic of solid state, and that is imperfection in solids. Uh, and I would like to assure you that if you stay tuned with me till the end of the video, then the concepts of this topic will be crystal clear to you. आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आ जाएगा. इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. लेट देम ऑल्सो बी बेनिफिटेड बाय दिस. सो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स. चलो देखते हैं हम इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स होते क्या है. वी आर ऑल ह्यूमंस एंड इट इज अ हैबिट that we all think ourselves to be perfect in every way. हमें लगता है कि हम सबसे बढ़िया हैं, भैया हम सबसे परफेक्ट हैं, हमें कोई भी कमी नहीं है, हमें कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है. बट सामने वाला ऐसा हमारे लिए नहीं सोचता है. जरूरी तो नहीं है ना, सोचता है. उसको हमें कोई ना कोई इम्परफेक्शन जरूर दिखाई देता होगा. इसी तरह से हमारे इस चैप्टर में सॉलिड्स हैं जो कि अपने आप को ना बिल्कुल परफेक्ट समझते हैं. मालूम है वो सॉलिड्स कौन से हैं? Those solids are crystalline solids. बिल्कुल सही समझा आपने. वो crystalline solids हैं और उन solids में एक ये हैबिट है कि वो अपने को परफेक्ट समझते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें डिसिप्लिन है. भी गलत बात तो नहीं है ना. वो अगर परफेक्ट समझ रहे हैं तो ठीक बात भी है क्योंकि वो डिसिप्लिन है. वो डिसिप्लिन है, उनका स्ट्रक्चर डिसिप्लिन है. परफेक्टली अरेंज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. बट स्टिल परफेक्शन में भी तो इम्परफेक्शन ढूंढना होता है. तो इसमें भी इम्परफेक्शन आ जाते हैं. इनका भी डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और जब डिस्टर्ब हो जाता है तो डिफेक्ट्स हमको दिखाई देने लगते हैं. तो चलो प्यारे बच्चों अब देखते हैं कि हमारे इम्परफेक्शंस हैं क्या. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी हमारे पास हैं वो उनके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो या तो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस हैं. मींस क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उनके पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं जैसे कि मेटल्स में होते हैं. मेटल्स के एटम्स से ही तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है. या फिर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं. भाई सोडियम क्लोराइड तो आयनिक कंपाउंड है तो इस सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में सोडियम और क्लोरीन के आयंस होंगे. बट डोंट फॉरगेट होता क्रिस्टलाइन ही है ये. तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स में हमें सोडियम और क्लोरीन के आयंस मिलेंगे. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं? ये अरेंज्ड होते हैं एक क्रिस्टल लैटिस में. और क्रिस्टल लैटिस के बारे में हमने पढ़ा था. क्या था बच्चों क्रिस्टल लैटिस? Perfect arrangement of the constituent particles, disciplined arrangement of the particles, of the constituent particles of the crystal. तो perfect disciplined structure होता है भाई इन crystalline solids का. और जब इस perfect structure में कहीं भी कुछ भी disturbance हो जाता है तो क्या होता है? वो perfect structure कहीं ना कहीं से थोड़ा सा imperfect बन जाता है और उसी को हम बोलते हैं कि हमारे क्रिस्टल में इम्परफेक्शन आ गया है, हमारे क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया है. इम्परफेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? डिफेक्ट भी बोल सकते हैं. हमारे क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया है. तो ये डिफेक्ट्स हमारे दो टाइप के होते हैं. पॉइंट डिफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स. पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑल्सो called atomic defects और atomic irregularities. तो हम इन डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स. तो पॉइंट डिफेक्ट्स को देखते हैं ये क्या होता है. पॉइंट का मतलब होता क्या है? पॉइंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. बट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो पॉइंट होता नहीं है, वो तो स्फेरिकल होता है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था और आप अच्छे से ये जानते हो कि जब हम किसी भी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शो करते हैं तो हम उनको स्पेस से शो नहीं करते बल्कि स्पेस के सेंटर्स बनाते हैं कॉर्नर्स पे. आया ना याद आपको? तो उन्हीं को हम पॉइंट्स बोलते हैं. पॉइंट एक तरह से उस स्फेयर का रिप्रेजेंटेशन है. और स्फेयर क्या डिनोट करता है? स्फेयर हमें एटम, मॉलिक्यूल या आयंस के बारे में बताता है. तो लेट अस सी पॉइंट डिफेक्ट्स में होता क्या है. पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स.
stoichiometric, non-stoichiometric, and impurity defects. Now, regarding stoichiometric and non-stoichiometric, you very clearly know कि stoichiometric का मतलब होता है, stoichiometric जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें stoichiometry क्या होती है, जो केमिकल इक्वेशन में आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है उनके आगे जो नंबर लिखा होता है जिसकी वजह से वो बैलेंस रहती है, उसी को हम बोलते हैं stoichiometric इक्वेशन. तो किसी भी इक्वेशन की stoichiometry और किसी भी क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला की stoichiometry वो हमेशा मेंटेन रहती है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होती, वो चेंज नहीं हो सकती. तो उनको हम बोलते हैं stoichiometric. stoichiometric डिफेक्ट्स मतलब जहां पे stoichiometry मेंटेन्ड है, चेंज नहीं हो रही है. नॉन stoichiometric डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी. तो अभी हमारा फोकस रहेगा stoichiometric डिफेक्ट्स के ऊपर. stoichiometric डिफेक्ट्स हमारे 4 टाइप के हैं. वैकेंसी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स. इनमें ध्यान देने की ये बात है और एक मजेदार सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है कि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों डिफेक्ट्स हमें मिलते हैं नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में, और शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट्स हमें मिलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स में. अब इनमें सिमिलैरिटी या रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की ही तरह है, बिल्कुल सिमिलर है. केवल फर्क क्या है? द डिफरेंस इज दैट दीज आर फाउंड इन नॉन आयोनिक कंपाउंड्स एंड दीज टू आर फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड्स. सो लेट अस नाउ टेक ऑल दीज 4 डिफेक्ट्स वन बाय वन. इन चारों डिफेक्ट को हम एक एक करके अब स्टडी करने वाले हैं. सो यू कैन गो फॉर अ स्क्रीनशॉट क्विकली. So now we come over to the stoichiometric defects. Stoichiometric defects are also called intrinsic or thermodynamic defects. They are also called intrinsic or thermodynamic defects. Thermodynamic defects इनको क्यों बोलते हैं? Stoichiometric defects को thermodynamic defects क्यों बोला जाता है? Thermo stands for heat. इसका मतलब है इन डिफेक्ट्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन हीट से होता है. जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, हीट बढ़ती है, ये डिफेक्ट्स भी बढ़ने लगते हैं, इसलिए इनको थर्मोडायनेमिक या इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स भी बोला जाता है. तो पहले दो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. लेट अस सी व्हाट वैकेंसी डिफेक्ट इज. वैकेंसी डिफेक्ट कब जनरेट होता है, कब एराइज होता है क्रिस्टल के अंदर? ये वाला डिफेक्ट कब इसकी शुरुआत होती है, कब ये हमें दिखाई देता है? ये हमें तब दिखाई देता है जब हमारी लैटिस साइट्स में इम्परफेक्शन आया. क्या इम्परफेक्शन आया? कि कोई सी लैटिस साइट पर से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो गायब हो गया, वो गायब हो गया, वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, खालीपन आ गया वहां पर. जब वहां पर खालीपन आ जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो हम उसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं. तो बच्चों देखो, आप वैकेंसी डिफेक्ट को याद रखना कितना आसान है. वैकेंसी, एम्प्टी स्पेस. सो एम्प्टी स्पेस हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम दिस लैटिस साइट. ऐसे वाले डिफेक्ट्स मोस्टली हमें मिलते हैं आयोनिक सॉलिड्स में, नॉन आयोनिक सॉलिड्स में. ये मिलते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड्स में. और क्योंकि हमारा यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब हो गया है, कम हो गया है, तो भाई उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बराबर मास कम हो गया है ना. अगर मान लो ये डिफेक्ट नहीं होता, यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता, तो हमारा इसका मास सपोज m1 होता. पर अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब हो गया तो मास कम हो गया ना. सोचो, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन यूज करो. m2, अब हमारा मास m2 है और m2 मास एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कम है. इसका मतलब m1 m2 से ज्यादा है. और डेंसिटी क्या होता है? जो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी और मास में डायरेक्ट रिलेशन है. अगर मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो गई. और यहाँ आपने क्या देखा? इस डिफेक्ट की वजह से मास कम हो गया, इसलिए इस डिफेक्ट के बाद जो क्रिस्टल जनरेट होता है उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई होती है. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट? इट्स इफेक्ट इज दैट इट डिक्रीजेस द डेंसिटी. इसी तरह से बिल्कुल इसका रिवर्स होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट.
इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं। इंटरस्टिशियल साइट्स एक तरह से वही वॉइड्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती है वो वॉइड्स होते हैं, उन्हीं को इंटरस्टिशियल साइट्स बोला जाता है। तो इन इंटरस्टिशियल साइट्स में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाता है। मतलब ये देखो यहाँ पर, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था वो इंटरस्टिशियल साइट में शिफ्ट हो गया, या एक और पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट में आ चुका है। तो आपने देखा यहाँ पर शिफ्टिंग से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आया। भाई यहाँ पर आपका ये पार्टिकल था और इसने अपनी जगह छोड़ दी और ये यहाँ पर आ गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफेक्ट अराइज होने से पहले और बाद में सेम ही है। जबकि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आ चुका है, तो यहाँ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंक्रीज हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मास इंक्रीज हो गया है, और मास इंक्रीज होने का मतलब है डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई है, जबकि इस केस में डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। Density remains unchanged. So this is how we can differentiate very easily between vacancy defect and interstitial defects. Both of these defects are found in ionic solids. They are found in non-ionic solids. Sorry, they are found in non-ionic solids. और ionic solids में हमारे जो constituent particles होते हैं, क्योंकि वो ions होते हैं, तो बिल्कुल ये दोनों डिफेक्ट वहां पर भी मिलते हैं। बट आयंस के केस में कुछ हल्का सा पैटर्न फर्क हो जाता है। लेट अस सी इस तरह का वैकेंसी डिफेक्ट जब हमारा कहां पर मिलता है, हमारा आयोनिक में मिलता है, तो हम उसको बोल देते हैं शॉटकी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट जब हमारा आयन में मिलता है तो हम उसको बोल देते हैं शॉटकी डिफेक्ट। और इस तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जब हमारा आयन में मिलता है, आयोनिक सॉलिड्स में मिलता है, तो उसको हम बोल देते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो बच्चों चलो अब हम देखते हैं शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, क्यों जनरेट होते हैं और कहां पर मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बच्चों अब हम देखते हैं शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्रेंकल और शॉटकी डिफेक्ट दोनों ही किस में मिलते हैं, आयोनिक सॉलिड्स में मिलते हैं। शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी वर्ड से शॉर्ट कम यानी कि कुछ वैकेंसी डिफेक्ट को रिजेंबल कर रहा है। ये शॉटकी कम पार्टिकल्स हैं, यानी कि हमारे क्रिस्टल लैटिस में से जब कुछ आयंस निकल जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। और यहाँ पर याद रखने की बात ये है कि क्योंकि डिफेक्ट हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसलिए हमारे नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस में चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब चार्ज में, मतलब जो हमारा क्रिस्टल है उसके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं होना चाहिए। पहले न्यूट्रल था, डिफेक्ट के बाद भी न्यूट्रल होना चाहिए। इसका मतलब क्लियर है कि जितने कैटायंस का लॉस होगा उतने ही एनायंस का लॉस होना चाहिए। सो दिस पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, क्वाइट इंपॉर्टेंट। जितने कैटायंस यहां से गायब होंगे बिल्कुल उतने ही एनायंस भी गायब होंगे, सेम नंबर। So when there is a removal of same or equal number of cations and anions from the crystal, then Schottky defect is created. And this defect is found in ionic solids. Already we have seen that after this defect, gaps, vacancies have been created, means the number of constituent particles have decreased. So it's quite obvious. The total mass of this crystal, this solid is going to decrease because the number of particles has decreased. So if the mass gets lowered, अभी हमने यही तो पढ़ा था, mass कम हो जाता है तो density भी decrease हो जाएगी. That is why after this defect, the density of the particles so produced, जो particle हमें मिलता है, defective particle हमें मिलता है, उसकी density कम हो गई होती है. एक और point, very important point to be remembered here is that size of anion and cation is comparable. लगभग मिलते जुलते size हैं. ऐसा नहीं है कि भाई एक कैटायन तो बहुत बड़े साइज का है, एनायन बहुत छोटा है, या वाइस वर्सा. दोनों का साइज कंपेरेबल होना चाहिए, तभी ये डिफेक्ट एराइज होता है. और
यहाँ पर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, अभी हमने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो एनायंस और कैटायंस है उनका साइज क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। बट ये भी तो याद रखना है कि दोनों का ही साइज बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे साइज के ये होते हैं, जब ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं तब ये डिफेक्ट मिलता है हमें। तो क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, इनका साइज कुछ बड़ा है, तो हर एक पार्टिकल के चारों तरफ जो उसके अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स उसको सराउंड करेंगे, उनका नंबर कैसा होगा बच्चों, बड़ा होगा कि छोटा होगा। भाई हमारा छोटा सा पार्टिकल है तो उसके चारों तरफ कम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही तो बैठ सकते हैं, और हमारा बड़ा सा पार्टिकल है तो उसके चारों तरफ, क्योंकि उसका स्पेस ऑक्यूपाइड बढ़ गया है, तो उसके चारों तरफ ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब साफ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर विच गिव्स यू द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स सराउंडिंग द स्फेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जितने दूसरे पार्टिकल्स सराउंड कर रहे होंगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और ये पार्टिकल साइज जितना बड़ा होता है उसको उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स सराउंड करते हैं। यानी कि शॉर्ट के डिफेक्ट में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काफी बड़े हैं तो उनको सराउंड करने वाले पार्टिकल्स का नंबर भी ज्यादा होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हाई होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं NaCl, KCl, CaCl एंड KBr। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट बिल्कुल इसका उल्टा है, ऑपोजिट है। ये कुछ रिजेंबल करता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को, और ये कब हमें मिलता है देखने को, जब कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एनायन हो चाहे वो कैटायन हो, नो ऐसा नहीं, केवल कैटायन, केवल कैटायन। जब वो क्या करता है, ये केवल कैटायन होता है, ये एनायन नहीं होता है। इस चीज को याद रखना है, इसलिए मैंने एनायन को हटा दिया यहां से। केवल कैटायन वो ऑक्यूपाई करता है किसी इंटरस्टिशियल साइट को, जो आप इस फिगर में देख सकते हो। कैटायन अपनी जगह से हटके इंटरस्टिशियल साइट पर आते हैं, ये कैटायन ही होता है। इसका क्या कारण है, क्या रीजन है, अभी डिस्कस करते हैं। बट एज ऑफ नाउ जब हमारा कैटायन अपनी प्लेस से हटकर इंटरस्टिशियल साइट को जाके ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ये जो डिफेक्ट क्रिएट होता है इसी को हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, और ये भी हमें आयोनिक सॉलिड्स में ही मिलता है। अब इसमें हमने देखा कि पार्टिकल यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इट वॉज एट दिस प्लेस, नाउ इट हैज शिफ्टेड हियर, मतलब डिसलोकेशन ऑफ पार्टिकल हुआ है। केवल पार्टिकल का डिसलोकेशन हुआ, उसने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया। इसी वजह से, क्योंकि डिसलोकेशन हुआ है, इसी वजह से हम इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, इसी वजह से हम इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। डिसलोकेशन हो गया इसका, पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफेक्ट से पहले जितने थे डिफेक्ट के बाद भी उतने ही हैं, इसी वजह से इसकी डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर कैटायन ही शिफ्ट करता है, क्योंकि ये डिफेक्ट हमें तब मिलता है जब कैटायन का साइज एनायन के साइज से काफी 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 छोटा होता है, मतलब एनायन का साइज कैटायन से काफी बड़ा होता है। और आप जानते हो कि ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है ये वॉइड्स ही तो होते हैं, ये तो काफी छोटे साइज के होते हैं। तो जब हमारा कैटायन का साइज छोटा होता है तो कैटायन तो इनमें इजिली एडजस्ट कर लेगा ना अपने आप को, भाई कम जगह में भी वो फिट हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है, तो वो इजिली यहाँ पर आ जाता है, वो इजिली यहाँ पर फिट हो जाता है। इसलिए ये कैटायन की शिफ्टिंग से ही डिफेक्ट अराइज होता है। और क्योंकि कैटायन का साइज बहुत छोटा है, तो बताओ उसको जो सराउंड करेंगे पार्टिकल्स, आप खुद सोचो, विजुअलाइज करो, एक पार्टिकल हमारा छोटा सा है तो उसके चारों तरफ कितने पार्टिकल्स बैठ सकते हैं, कम या ज्यादा, ऑब्वियसली कम, तो उसको सराउंड करने वाले पार्टिकल्स का नंबर कम होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर निकल कर आता है उस स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। और ऐसा डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है सिल्वर क्लोराइड जिंक सल्फाइड में, सिल्वर क्लोराइड जिंक सल्फाइड में। ये एग्जांपल्स हैं, बट एज ऑल ऑफ यू नो देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू द एग्जांपल्स, तो इसका भी एक्सेप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या एक्सेप्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, ये दोनों ही तरह के डिफेक्ट्स को शो करता है। तो इसके साथ हमने अपने
imperfections in crystalline solids, वो भी stoichiometric defects को कंप्लीट कर लिया है. एंड आई होप, आई सिंसियरली होप कि हमारे इस सेशन में आपको ये डिफेक्ट्स बिल्कुल ही क्लियर हो गए होंगे. और बच्चों, अगर ऐसा हुआ है तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो आप वीडियो को, और दोबारा हम मिलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को लेकर आपके सामने. थैंक यू.